हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक चर्चा करते हैं और आज का एक टॉपिक रखते हैं एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा में क्या होना चाहिए, कहाँ पे सुधार होना चाहिए, शिक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, कैसे हम गांव के बच्चों को, शहर के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक बराबर की शिक्षा दे पाएंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मेरे अपने बहुत सारे अनुभव हैं और आपके भी रहे होंगे कि अगर किसी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, हम एक क्लास एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया जाए कि ये क्लास 5th या 6th स्टैंडर्ड की है, 7th या 8th स्टैंडर्ड की है, तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानेंगे कि 10 बच्चों को 8th में पढ़ते हुए, वो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 से 15 बच्चे। तो मीन्स इसको आप ले सकते हैं कि 25%, 40 बच्चे अगर टोटल हैं तो 25% जो बच्चों की स्ट्रेंथ है 8th या 7th क्लास में पढ़ते हुए, उनको ढंग से हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती, उनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी का नाम भी लिखने में असमर्थ है। अगर उनसे कहा जाए कि एक एप्लीकेशन पुलिस थाने के नाम पर लिख दो या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर लिख दो, तो वो ये भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों पर जब गौर किया जाता है तो एक बात निकल के आती है कि जो वीकनेस है वो बच्चों के अंदर से ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस है, क्योंकि ये सिस्टम तैयार किया गया, वो सिस्टम लर्निंग सिस्टम था ही नहीं। वहां पर पास किया जाता है कि आज आपने एलकेजी पास कर लिया, आप यूकेजी में चले गए, यूकेजी पास कर लिया, आप फर्स्ट में चले गए। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तब भी आपको पास करना है। ये बच्चा उस सेम क्लास में नहीं रुकना चाहिए, इसको पासिंग मार्क्स देकर आगे बढ़ा दो। इस बात का मैं जीता जागता सबूत हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल वालों को जानता हूँ और आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि आपके बच्चा चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, वो इंग्लिश मीडियम में ही क्यों ना पढ़ता हो, आप देखेंगे कि जब उनके यूनिट टेस्ट होने वाले होते हैं तो स्कूल में उन 4-6 क्वेश्चनों की तैयारी कराई जाती है जो यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। सब्जेक्ट का टीचर उन्हीं को प्रैक्टिस कराता है, उन्हीं को लर्न कराता है। सेम पैटर्न हाफ ईयरली एग्जाम्स में अपनाया जाता है, सेम पैटर्न एनुअल एग्जाम्स में फॉलो कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि 40 बच्चों में से 10 बच्चे तो अच्छा करते हैं क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी है रटने की, थोड़े समझदार भी होते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, वो अच्छा करते हैं। लेकिन 50% बच्चे इतना सब कुछ देने के बाद भी, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के बाद भी, वो रिजल्ट में नहीं कर पाते। लेकिन उनको फेल नहीं किया जा सकता, ये सरकार का नियम है। तो इससे जो कंप्रोमाइज होता है वो एजुकेशन के साथ होता है। एक तो जब सब्जेक्ट टीचर ने बच्चों को क्वेश्चन आंसर रटाए, जो प्रैक्टिस सेशन कराए, वो गलत था क्योंकि आपने उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया, उसके सोचने समझने की क्षमता को ब्लॉक कर दिया। आप उससे कहते भाई ये 4 चैप्टर पूरे आएंगे, तैयारी करता, लेकिन उसे पता है 4 ही क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन भी के आंसर भी वो खुद से नहीं लिख सकता। आपने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जो उसे रटा रखा है या रटाने की कोशिश की है, वो उसे रट रहा है और एग्जाम में उल्टी करने से पहले वो उसको भूल जाता है।
तो मुझे ये लगता है, और मुझे 100% ये लगता है, और यही एक तरीका है कि हमको अपने जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा। और इसको बदलने की शुरुआत हमको लोअर क्लासेस से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें बच्चों को बच्चा समझना होगा। उनके ऊपर से जो किताबों का बोझ है, जो कॉपियों का बोझ है, इसको कम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि नर्सरी, LKG एंड UKG और फर्स्ट तक 4 साल, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट 4 साल तक बच्चे की किताबें चेंज न की जाए। उसको इंग्लिश में ABCD या स्मॉल वर्ड, कैट, रैट, ये सब पढ़ना और लिखना सिखाया जाए 4 साल तक। हिंदी में उसको अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, घ या इनसे बने हुए वर्ड्स को पढ़ना और लिखना सिखाया जाए। मैथ में काउंटिंग 1 2 3 4 to 100 तक की काउंटिंग खेल खेल में उसको सिखाने की जरूरत है, लिखना और पढ़ने के साथ। तो अगर हमने पहले 4 साल, ये जो प्री क्लासेज हैं उसकी, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट, इन 3 सब्जेक्ट का हम उस पर लोड देंगे, जिसमें हिंदी के लिए 1 घंटा, स्कूल की बात आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए 1 घंटा और मैथ्स के लिए 1 घंटा। 3 घंटे का उसका इंटरवल हो, 1 घंटे का उसका जो है लंच रेस्ट हो, 4 घंटे का उसका टोटल स्कूल टाइम हो और उसकी छुट्टी कर दी जाए। तो जो बच्चा है वो उससे सीखेगा। उसको जब किताबें चेंज नहीं होंगी तो उसको अच्छे से बार बार पढ़ेगा, बार बार समझेगा, लिखेगा, उसको लिखना आएगा, पढ़ना आएगा और वो बेसिक में स्ट्रांग बनेगा। ये बदलाव करना चाहिए। अब सिस्टम ने क्या किया है, मैं आपको प्राइवेट स्कूलों की बात बताऊं तो छोटा सा बच्चा इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, ड्राइंग की किताब, SST की बुक, कंप्यूटर की बुक, अरे तुम क्या बना रहे हो भाई? उसको बच्चा है वो, क्या दे रहे हो उसे? जो करने की जरूरत है वो नहीं की जा रही। और इसका जो रिजल्ट है वो एक ऐसा मास, एक ऐसे बच्चों का ग्रुप पैदा होता है जो 8 तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो 9th में जाते हैं तो पढ़ाई उनके सर के ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि 8th तक की पढ़ाई तो सब गड़बड़ थी ना, तो सब उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। अच्छा, मैं हजारों बच्चों को ऐसे जानता हूँ, मैं हजारों मुसलमान समुदाय के उन बच्चों को जानता हूँ जिनकी लास्ट एजुकेशन 8th है या ज़्यादा से ज़्यादा 10th है। मैं हजारों सरदारों के बच्चों को जानता हूँ जिनकी लास्ट एजुकेशन 8th है या ज़्यादा से ज़्यादा 10th है, वो भी घिसपट। मैं हिंदू सेक्शन में उन गरीब बच्चों को जानता हूँ जो SC, ST और OBC समाज से आते हैं, जिनकी लास्ट एजुकेशन 8th, 10th और 12th पे आते आते ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ने के एजुकेशन के मामले में किसी काम के नहीं होते। ना वो अपने से नीचे के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने सकते हैं, ना छोटी क्लास के बच्चों को समझा सकते हैं। और इसका खामियाजा ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के अंदर भी इस चीज़ को देखोगे तो हमारी फैमिली के अंदर जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया है वो अपने बच्चे को नर्सरी, LKG, UKG का कोर्स पढ़ाने के काबिल नहीं है, वो उसके लिए ट्यूटर ढूंढ रही है, ट्यूशन टीचर ढूंढ रही है। यही हाल और क्लासों में भी है। तो आपकी ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या है?
लेकिन अब आपको गलत कैसे कहें? क्योंकि सिस्टम ने आपको पढ़ा लिखा बनाया, बस डिग्री के रूप में आपके पास एक मार्कशीट है, एक सर्टिफिकेट का ठप्पा है कि आप पढ़े। तो हमको बेसिक लेवल पर इस काम को करना होगा। अच्छा, सरकारों में एक चीज है, मैंने अच्छे तरीके से देखा है, भारत की गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, जो कि बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल नहीं सोचती। चाहे पहले की कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने तो फिर भी किया, लेकिन जब से राइट विंग की सरकार आई है, अभी आप लोग कंफ्यूज करेंगे, कांग्रेस की सरकार को लेफ्ट विंग की सरकार कहा जाता है और बीजेपी की जो सरकार है राइट विंग की सरकार है। कई लोग सोचेंगे राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है। लेफ्ट विंग का मतलब जो लोग थिंकर होते हैं, जो साइंस पे भरोसा करते हैं, जो किसी भगवान की सत्ता को नहीं मानते, जो रिलीजन को नहीं मानते या बहुत कम मानते हैं, उन्हें लेफ्ट विंग कहा जाता है। ये लोग दूरदर्शी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इनका जो सोचने का तरीका है वो साइंटिफिक होता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी या योगी या यहाँ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, इनकी जो सरकार है ये राइट विंग की सरकार है। ये मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, धर्म के नाम पर आपको लड़वाएंगे, लेकिन ये एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, ये हेल्थ की बात नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है राइट विंग। अच्छा, हमारा जो समाज है ये भी ऐसे ही बटा हुआ है। अगर आप एक परिवार के अंदर देखेंगे, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वो लेफ्ट विंग के थे। वो पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच वाले थे। वो स्कूल कॉलेज की अहमियत को समझते थे। वहीं मेरी माँ राइट विंग की है, वो धर्म की बात करती है, ये जो पुराण चलते हैं, वेद चलते हैं, इनकी बात करती है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखती। वो ये बात करती है कि धरती जो है शेषनाग के फन पर बैठी हुई, ये उसकी अप्रोच है। उसने सुना, उसने पढ़ा नहीं, अनपढ़ है, तो उसने सुना, तो वो इसकी बात करती है कि भूकंप आता है तब आता है जब बैल अपने एक सर से, एक सींग से दूसरे सींग पर धरती को ट्रांसफर करता है, तो भूकंप आता है। ये उसकी अप्रोच है, क्योंकि वो राइट विंग है, उसे साइंटिफिक अप्रोच समझ में नहीं आती। ये हमारे भारतीय समाज की बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हमारा समाज इन चीजों से भरा पड़ा है, घिरा पड़ा है। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों में मैं टोटली लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, सुपर पावर जैसी कोई चीज नहीं। मेरे लिए हर चीज साइंटिफिक है, उसके पीछे लॉजिक है, हिस्टोरिकल है, आर्कियोलॉजिकल है, उसके पीछे लॉजिक्स है। तो मैं लेफ्ट विंग को अप्रोच करता हूँ और मेरा देखने का नजरिया भी चीजों को इसी तरीके से। खैर, तो जब तक हम एजुकेशन को इस अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे और छोटे से ही इन चीजों को नहीं चेंज करेंगे, तब तक हमारे लिए चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। तो मेरा साफ साफ कहना है कि आप लोग अपनी राय इस बारे में जरूर दीजिएगा कि क्या नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट, इन चारों सालों की सिर्फ एक किताब हो, जिसमें हिंदी की किताब में अ आ इ ई, क ख ग घ या इन छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बनने वाले वर्ड या छोटी छोटी कहानियां और पोएम्स के अलावा कुछ ना हो। और एक चीज और, बच्चों का जो एग्जाम हो वो भी इसी बेसिस पर हो, उसमें 2 एग्जाम कंडक्ट किए जाएं, एक वर्बल एग्जाम, एक रिटन एग्जाम, स्मॉल लेवल बच्चे एंजॉय करेंगे।
इससे जो मास जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, या हर बच्चा, हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमने ये सुधार कर दिए तो अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 40 में से 38 बच्चे, मतलब सक्सेस रेट 98% होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में हम सक्सेस रेट को 98% तक नॉलेज के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। और हिंदी मीडियम की किताबें और इंग्लिश मीडियम की किताबें दोनों एक ही होनी चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट केवल एक बुक होनी चाहिए, उसके अलावा चाहे वो मैथ की बुक हो वो इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश की बुक तो इंग्लिश में होगी। क्योंकि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम ढंग से देखें तो पूरा का पूरा सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन पे बेस्ड है। कई कल को अगर आपने अच्छा वकील बनना है, हाई कोर्ट का वकील बनना है, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है, तो आप अंग्रेजी में ही वहां पर गिट पिट करेंगे। आपकी हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है उस जगह। अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी सारी किताबें, जो लिखने वाले राइटर्स हैं वो भारत के नहीं हैं, वो हनुमान या कृष्ण लिखने वाले नहीं हैं, वो सारे फॉरेनर्स हैं। अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा का सारा जो है इंग्लिश बेस्ड है। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो सारी किताबें जो हैं लिखने वाले दूसरे देशों के लोग हैं, आपके देश के लोगों ने कुछ नहीं लिखा भाई, इस बात को मानना पड़ेगा। तो शुरुआत यहां से की जानी चाहिए। आप तक अगर मेरा वीडियो पहुंचेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बाद का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिससे हम इंप्रूव कर पाए। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि जब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन एक जैसी होगी तो हमारे जो गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो शहरी क्षेत्र में गरीब बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इनके अंदर से हीन भावना निकल जाएगी। क्योंकि दोनों बच्चों का एक ही एजुकेशन सिस्टम होगा तो ये अपने आप को नीचा या ऊंचा नहीं देखेंगे, ना इनके पेरेंट्स देखेंगे, और इससे भी एजुकेशन सिस्टम में मजबूती आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। सेकेंड क्लास से लेकर 5th क्लास तक का सिलेबस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुदलाकोटी व्लॉग्स। मेरी ये रील फेसबुक पर भी अपलोड होती है, वहाँ भी आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे ये वीडियो जब आप तक पहुँचे तो आप इसे अपने दोस्तों तक, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि हमारी जो अप्रोच का तरीका है ये बदले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे। तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी and thank you very much. Thank you.